नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि भारत में परिसीमन की प्रक्रिया का दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य क्यों विरोध करने पर आए हैं। और इसके बाद आपको अतीक अहमद से जुड़ी हुई ये खबर बताएंगे कि लगभग 3 साल हो गए हैं अतीक अहमद के निधन की, लेकिन आज उनके घर से जुड़ी एक बेहद गहरी बात बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। परिसीमन की प्रक्रिया पर भारत में एक बार फिर से नॉर्थ बनाम साउथ का विवाद गहराता जा रहा है। तमिलनाडु के सीएम ने परिसीमन का आक्रामक तरीके से विरोध किया है और हर घर में काला झंडा लहराया जाएगा जैसी बात कर रही हैं। परिसीमन सिर्फ सीटों का गणित नहीं है, वो सिर्फ संसद का विस्तार नहीं, बल्कि ये भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है और उसके संतुलन और उसके संघीय ढांचे और उसके भविष्य की दिशा तय करने वाला है। और ये सबसे बड़ा परिसीमन होने वाला है और उस बड़े फैसले की जिसके तहत लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर सीधे 850 करने की तैयारी में है। यानी 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी हो सकती हैं। और सुनने में यह फैसला बहुत सकारात्मक लगता है, खासकर तब जब इसे साथ जोड़ा गया हो 33% महिला आरक्षण को, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लागू किया जाना है। और सरकार का कहना है कि अगर सीटें नहीं बढ़ेगी तो मौजूदा सांसदों की सीटें कटेगी, इसलिए विस्तार ज़रूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है या इसके पीछे भी कोई बड़ा राजनीतिक और जनसांख्यिकी खेल और कुछ और छुपा भी है। और यही आज का सबसे बड़ा विश्लेषण है। देखिए, परिसीमन का मतलब क्या होता है, बहुत आसान भाषा में समझिए तो ये चुनाव क्षेत्रों को सीमाओं की जनसंख्या के हिसाब से फिर से तय करने की एक प्रक्रिया है। और संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार हर जनगणना के बाद ये होना चाहिए। लेकिन भारत में 1976 में 42वां संविधान संशोधन के जरिए सीटों को 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज कर दिया गया था, ताकि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण कर चुके हैं उन्हें नुकसान नहीं हो। और फिर 2001 में 84वां संविधान संशोधन के जरिए इस फ्रीज को 2026 तक बढ़ा दिया गया। और अब 2026 आ चुका है और सरकार इस फैसले को खत्म कर रही है। लेकिन यहाँ से शुरू होता है एक असली विवाद। सरकार कह रही है कि 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन करेगी, ताकि महिला आरक्षण 2029 तक या उसके 2029 के इर्द गिर्द चुनाव तक लागू किया जा सके। लेकिन विपक्ष और खासकर दक्षिण के राज्य ये कह रहे हैं कि यह एक ऐसा कदम है जो उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम कर देगा। और यहीं से शुरू होती है उत्तर बनाम दक्षिण की बहस। और अब जरा आंकड़ों को भी समझिए। आज दक्षिण भारत के 5 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलाकर के लोकसभा में 24% प्रतिनिधित्व रखते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या आधारित परिसीमन होता है तो यह हिस्सा घट सकता है। और यही डर खुल करके अब सामने आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने, जिन्होंने साफ कहा कि यह एक मिसचिवस डायबोलिकल मूव है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि तमिलनाडु की सीटें भले ही कागज़ पर 39 से 58 हो जाए, लेकिन असली परिसीमन के बाद ये घटकर 46 तक आ सकती हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 140 तक पहुंच सकती है। यानी संख्या बढ़ेगी लेकिन हिस्सेदारी घटेगी। और यही असली खेल है। और अब जरा राजनीति की भाषा को छोड़कर इसे आम भाषा में समझिए कि अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 2 बच्चे टॉपर हैं, फिर क्लास बढ़कर 20 कर दी जाती है और नए 10 बच्चे कमज़ोर हैं, तो टॉपर की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन उसका प्रतिशत है वो गिर जाएगा। ठीक वैसा ही डर दक्षिण भारत के राज्यों को है। और इसी डर को आवाज़ दी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। उन्होंने कहा कि अगर उनके राज्य के साथ कुछ भी अन्याय हुआ तो हर घर में एक काला झंडा है वो लहराया जाएगा। उन्होंने इसे दक्षिण पर हमला बताया। वही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर के कहा कि सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा संघीय ढांचे को तोड़ देगा। और उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया जिसमें जनसंख्या के साथ साथ आर्थिक योगदान और विकास सूचकांक को भी शामिल किया जाए। अब जरा समझिए, क्या ये तर्क गलत है? दक्षिण के राज्य देश की GDP में बड़ा योगदान देते हैं, टैक्स ज़्यादा देते हैं, जनसंख्या नियंत्रण में सफल हो रही हैं। और अगर उनकी सीटों का प्रतिशत कम होता है तो क्या ये उन्हें सज़ा देने जैसा नहीं होगा? लेकिन दूसरी तरफ सरकार का भी अपना एक तर्क है, सरकार भी सही कर रही है। केंद्रीय मंत्री
किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि किसी को गुमराह किया जा रहा है और उनका कहना है कि सीटें प्रो राटा आधार पर बढ़ेगी, यानी हर राज्य को लगभग 50% का एक इजाफा मिलेगा, जिससे किसी का हिस्सा कम नहीं होगा और महिला आरक्षण लागू करने के लिए ये ज़रूरी कदम है। और अब यहाँ असली सवाल यही है कि क्या ये सच में संतुलित मॉडल है या फिर सिर्फ एक गणितीय भ्रम, क्योंकि प्रो राटा बढ़ोतरी के बाद भी अगर अंतिम परिसीमन जनसंख्या के हिसाब से होता है तो बड़ी आबादी वाले राज्यों को स्वाभाविक रूप से ज़्यादा फायदा होगा। और यही कारण है कि उत्तर भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान इस प्रस्ताव से अपेक्षाकृत ज़्यादा लाभ की स्थिति में दिख रहे हैं। अब जरा राजनीतिक प्रभाव को भी समझिए। अगर संसद में उत्तर भारत का वर्चस्व बढ़ता है तो नीतियों पर उसका प्रभाव भी बढ़ेगा, चाहे वे भाषा का मुद्दा हो या वित्तीय आवंटन हो या सांस्कृतिक प्राथमिकताएं हो। और यही कारण है कि ये विवाद सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सत्ता संतुलन का बन चुका है। अब इसे एक और बड़ा आयाम जोड़ता है महिला आरक्षण। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बता रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या इसे लागू करने के लिए परिसीमन को इस तरह इस्तेमाल करना सही है या पहले कोई सर्वसम्मति बनानी चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, क्योंकि सभी दल महिला आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन तरीका विवाद का कारण बन रहा है। अब जरा इतिहास की ओर लौटते हैं। 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग बने, लेकिन 1973 के बाद सीटों में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई और अब सीधे 850 तक पहुंचाने की बात हो रही है, यानी लगभग 300 सीटों का इजाफा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इतने बड़े बदलाव के लिए व्यापक संवाद जरूरी है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें संवाद से ज़्यादा टकराव दिखाई दे रहा है। दक्षिण के राज्य एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर के राज्य चुप है या समर्थन में है और केंद्र सरकार इसे आगे बढ़ाने की मूड में है। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? क्या हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा सकता है और क्या जनसंख्या के साथ आर्थिक योगदान को भी महत्व दिया जा सकता है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला निकल सकता है जिससे न तो जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान हो और न ही लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कमजोर पड़े? क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र सिर्फ संख्या का खेल नहीं, यह संतुलन का नाम है और ये विश्वास का नाम है। अगर किसी क्षेत्र को यह महसूस हो जाए कि उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही है तो ये पूरे सिस्टम के लिए एक खतरे की घंटी है। इसलिए आज ज़रूरत है संवाद की, पारदर्शिता की और एक और ऐसे समाधान की जो सभी के लिए स्वीकार्य हो, क्योंकि अगर यह मुद्दा सुलझ गया तो भारत का लोकतंत्र और मजबूत होगा, लेकिन अगर ये उलझ गया तो उत्तर और दक्षिण के बीच एक गहरी खाई और ज़्यादा हो सकती है। यही सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए सरकार को भी और विपक्ष को भी दोनों को मिलकर के एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जो न्यायपूर्ण हो, टिकाऊ हो और भारत की विविधता में एकता को बनाए रखे, ताकि अनेकता में एकता का सिद्धांत कायम हो, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। और इसी के साथ आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या परिसीमन 2026 भारत को और मजबूत बनाएगा या एक नई राजनीतिक दरार पैदा करेगा? फैसला आने वाले दिनों में होगा, लेकिन आज जो बहस है वो शुरू हो चुकी है और अब देखने वाली बात है कि सरकार क्या डिसीजन लेती है। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति के अंत की कहानी नहीं, बल्कि यह कानून के राज की वापसी, सिस्टम और शक्ति और अपराध के साम्राज्य के ढहने की पूरी दास्तान है। बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की, जिसकी कभी प्रयागराज से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, जिसका नाम सुनते ही लोग खामोश हो जाते थे, जिसकी गाड़ियों के काफिलों से सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लेकिन आज उसी अतीक अहमद की यह तस्वीर देखिए, उनके घर की तस्वीर देखिए। एक जर्जर घर, धूल में दबा हुआ वाहन, टूटी दीवारें और वीरानी का ऐसा माहौल, मानो वक्त ने खुद को इस कहानी को सबक बनाने का एक फैसला कर ही लिया हो। आज अतीक अहमद की हत्या को पूरे 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में जो हुआ वह भारत के आपराधिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास कभी हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति थी, उसका पूरा साम्राज्य आज ध्वस्त हो चुका है। आंकड़े बताते हैं कि 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और कई आलीशान मकान
जमींदोज कर दिए गए हैं और जिन इमारतों में कभी सत्ता का घमंड गूंजता था, हथियार रहते थे, वहां आज सिर्फ मलबा और सन्नाटा बचा है। और यही बदलाव है कि जो सिस्टम दिखाना चाहता है कि चाहे कोई भी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर हो नहीं सकता और कानून के हाथ वाकई में लंबे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम उसके परिवार की स्थिति देखते हैं। उसके 2 बेटे आज जेल में हैं, जिनके नाम पर कभी बाहुबल की पहचान होती थी, आज वही सलाखों के पीछे अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। उसकी पत्नी शाइस्ता, भाई अशरफ की पत्नी जैनब और बहन आयशा नूरी, ये सभी आज फरार है और इन पर इनाम घोषित है। यानी जो परिवार कभी सत्ता और डर का प्रतीक था, आज खुद कानून से बचता फिर रहा है और फरारी काट रहा है। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जिस अतीक अहमद के नाम से लोग कांपते थे, आज उसके नाम पर लोग बोलने से डरते नहीं बल्कि बोलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब डर का केंद्र बदल चुका है और अब लोगों को अपराधियों से नहीं बल्कि कानून के सख्त एक्शन से डर लगने लगा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां कभी माफिया राज की चर्चा होती थी, लेकिन अब बुलडोजर एक्शन, संपत्ति कुर्की और सख्त पुलिसिंग ने पूरी तस्वीर बदलती है। और यह तस्वीर सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि यह संदेश है उन सभी के लिए जो ये सोचते हैं कि अपराध करके राजनीति में घुसकर पैसों के दम पर सिस्टम को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन आज की तस्वीर साफ कह रही है कि समय बदल चुका है और सिस्टम बदल चुका है और कानून अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, वह ज़मीन पर भी उतर चुका है। और यही वजह है कि अतीक अहमद जैसे नाम आज इतिहास बनते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या ये बदलाव स्थायी है? क्या ये शक्ति हर मामले में समान रूप से लागू होती है? क्योंकि अगर कानून का डंडा सिर्फ कुछ लोगों पर ही चलेगा और बाकी बच जाएंगे तो ये संतुलन फिर बिगड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि यह कार्रवाई निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और हर अपराधी के खिलाफ समान रूप से लागू हो, तभी यह बदलाव स्थायी बन पाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हमारे सामने है वह बताने के लिए काफ़ी है कि अपराध का अंत कैसा होता है और सत्ता का घमंड का अंजाम क्या होता है। क्योंकि कभी जिस घर में फैसले होते थे, हथियार होते थे, आज वह खामोशी है। कभी जिस नाम से लोग डरते थे, आज उसी नाम को लोग भूलना चाहते हैं और अपनी जुबान पर लाना नहीं चाहते हैं। और यही है समय का सबसे बड़ा न्याय, जो बिना किसी अदालत के भी अपना फैसला सुना देता है। और इसी के साथ आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कहानी सिर्फ अतीक अहमद की है या ये आने वाले समय में हर उस व्यक्ति की कहानी बनने जा रही है जो कानून को चुनौती देने की कोशिश करेगा। और आखिर में जीवन से जुड़ी एक छोटी और गहरी बात आपको ज़रूर बताते हैं। जिंदगी हमेशा 2 रास्ते देती है, एक आसान जो तुरंत सुख देता है और दूसरा कठिन जो देर से लेकिन सच्ची संतुष्टि देता है। समझदार वही है जो समय रहते ही रास्ता चुन ले, क्योंकि फैसले छोटे होते हैं लेकिन उनके परिणाम पूरी जिंदगी को आकार देते हैं। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।